631 पहला चरण। मारिया का चेहरा लाल हो गया जब उसने योहान को अपने सामने नग्न खड़ा देखा। उसका सुडौल शरीर साफ दिखाई दे रहा था। उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। आखिर उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो इस तरह दिखेगा। उसके शरीर की हर मांसपेशी साफ दिखाई दे रही थी, जिससे वो अनायास ही उसकी ओर आकर्षित हो रही थी। लेकिन अगले ही पल वो होश में आई और सिर झटकते हुए अपनी चुप्पी तोड़ी। तुम कमीने, बिना बताए ये क्या कर रहे हो? कोई ऐसे कपड़े उतारता है क्या? उसने झुंझलाते हुए कहा और शर्म से अपना चेहरा दोनों हथेलियों से ढक लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और हाथों से चेहरा ढकने के बावजूद योहान का नग्न शरीर उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। क्या हुआ लेडी मारिया? तुम बच्चे जैसी हरकत क्यों कर रही हो? तुमने ही तो कहा था कपड़े उतारने को। मैं बस वही कर रहा हूं जो तुमने कहा। समझ नहीं आता तुम ऐसे क्यों घबरा रही हो, जैसे कुछ असाधारण देख लिया वो, योहान ने कहा। ये कहते हुए वो मारिया की परवाह किए बिना कड़ाही की ओर बढ़ गया। उसे पता था कि कुछ देर पहले वो अपना संतुलन खो बैठा था, इसलिए उसने जल्दबाजी में कपड़े उतार दिए और उसमें कूदने के लिए तैयार हो गया। तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? हाँ, मैंने कहा था कपड़े उतारने को, लेकिन पूरी तरह नग्न होने को नहीं कहा था। मैं सिर्फ ऊपर के कपड़े उतारने को कह रही थी, सब कुछ नहीं। ये तो हद से ज्यादा शर्मनाक है, मारिया ने हाफते हुए कहा। इतना कहकर उसने उंगलियों के बीच से झांककर योहान को देखने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात थी कि वो उसके सामने नहीं था। तुरंत उसने हाथ हटाया और सिर घुमाकर देखा। वो कड़ाही के पास खड़ा था और शांति से उसे देख रहा था। तुम्हें पहले बता देना चाहिए था कि तुम सिर्फ ऊपर के कपड़े उतरवाना चाहती हो, लेकिन अब देर हो चुकी है। मेरे पास दोबारा कपड़े पहनने या शरीर ढकने का समय नहीं है। आखिर मुझे इस कड़ाही में जाना है, योहान मुस्कुराते हुए बोला, और ये कहकर वो उबलती हुई कड़ाही में उतर गया। डिंग। स्वास्थ्य 2। डिंग। खतरे के कई संकेत उसके दिमाग में आने लगे, जो बता रहे थे कि वो उस गर्म तरल से प्रभावित हो रहा है। ये कैसा एहसास है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूं। ये डरावना नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी गर्म झरने में उतर गया हो। यहां मुस्कुराते हुए बोला, ये क्या एहसास है? शायद लंबे समय में ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन जितनी तेजी से मेरी सेहत घट रही है, वो मेरी कुल सेहत के मुकाबले काफी कम है, योहान ने मन ही मन सोचा। फिर उसने अपना पूरा शरीर उस कड़ाही में डुबो दिया। ये बेवकूफ बिना कुछ कहे ही कड़ाही में कूद गया। आखिर लेडी एवेलिन ने इसे कहां से ढूंढा? मारिया ने हैरानी से कड़ाही की ओर देखते हुए कहा। कुछ देर बाद उसने सिर हिलाया, कड़ाही के पास आई और योहान को आवाज दी, लेकिन योहान हरे रंग के गाढ़े तरल में पूरी तरह डूबा हुआ था, इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। वह उस गर्म और पोषण देने वाले एहसास का आनंद ले रहा था। उसे लगा जैसे कोई अनजानी ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर रही हो, और इस समय उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, उसकी उम्मीदों के बिल्कुल उलट। तभी अचानक उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी। आवाज सुनकर योहान ने अपना सिर बाहर निकाला, जबकि उसका बाकी शरीर अभी भी तरल में डूबा हुआ था। क्या आपने मुझे बुलाया, लेडी मारिया? उसने पूछा। मारिया, जो उसके पास खड़ी थी, उसे गुस्से से देख रही थी, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसने गहरी सांस ली जब उसने योहान के मासूम चेहरे को देखा। क्या अंदर बहुत गर्मी है? अभी कैसा महसूस कर रहे हो? मारिया ने चिंता भरे स्वर में पूछा। योहान ने सिर हिलाया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, अंदर तो काफी अच्छा लग रहा है। जैसा मैंने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं है। ये तरल गर्म और सुकून देने वाला है, और मैं बहुत आराम महसूस कर रहा हूं।
ये तो बस शुरुआत है, और अच्छा है कि तुम अभी ठीक हो। सुनो योहान, जो तरल तुम देख रहे हो वो अलग अलग ऊर्जाओं एसेंस का मिश्रण है। समय के साथ इसका हरा रंग फीका पड़ जाएगा और ये पारदर्शी हो जाएगा। जब ऐसा होगा तब हम इस प्रक्रिया का दूसरा चरण शुरू करेंगे। ये पहला चरण है, इसलिए अभी सब ठीक लग रहा है, लेकिन जैसे ही तुम दूसरे चरण में जाओगे हालात बहुत उथल पुथल वाले हो जाएंगे। इसलिए जब तक मौका है इसका आनंद लो और सबसे बुरे के लिए तैयार रहो। मारिया ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। मारिया की बात सुनकर योहान थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और शांत होकर बोला, कोई बात नहीं, मेरी चिंता मत करो, मैं हर चीज के लिए तैयार हूं। मारिया ने सिर हिलाया और गहरी सांस ली। ठीक है, गहरी सांस लो और अपना सिर फिर से इस तरल में डाल दो। तब तक मैं इस स्नो जिनसेंग को तैयार करती हूं। जाने से पहले क्या आप बता सकती है कि इस तरल का रंग बदलने में कितना समय लगेगा? ये कब पारदर्शी होगा? योहान ने पूछा। ये तुम्हारे शरीर पर निर्भर करता है, लेकिन आमतौर पर तुम्हारे स्तर पर 6 से 7 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर तुम्हारी जगह मैं या लेडी एवलिन होती तो ये प्रक्रिया बहुत तेज होती। हमारे शरीर अलग है, इसलिए हम इन ऊर्जाओं को ज्यादा जल्दी अवशोषित कर लेते हैं। मारिया ने गर्व से कहा और वहां से चली गई। योहान ने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली और फिर एक लंबी सांस लेकर अपना सिर दोबारा उस तरल में डुबो दिया। 632 मदद की जरूरत। पहला चरण पूरा करने में 6 से 7 घंटे। धत, मैं इतने समय तक इस कड़ाही में कुछ किए बिना नहीं रह सकता। अगर इतना समय सिर्फ पहले चरण में ही लग गया तो दूसरे चरण में क्या होगा? मारिया ने जिस तरह दूसरे चरण के बारे में बताया उससे तो लगता है कि वो बहुत जटिल प्रक्रिया होगी। बल्कि साफ कहूं तो हालात बहुत खराब होने वाले हैं। और अगर दूसरा चरण इससे भी लंबा हुआ तो मैं समय पर कुछ भी हासिल नहीं कर पाऊंगा। इतना सब करने के बाद भी शायद अर्थ रियल्म तक ना पहुंच सको। योहान ने मन ही मन सोचा, जबकि वो कड़ाही के अंदर सांस रोके बैठा था। एल्सा के बारे में सोचकर उसका मन बेचैन हो रहा था। बार बार उसका खूबसूरत चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था। उसे याद दिला रहा था कि वो कबीले में उसका इंतजार कर रही है। कितनी भी कोशिश कर ले, वो उसके ख्यालों को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। पहले तुमने मुझे बेवकूफ और बेकार कहा, और अब अचानक तुम्हें मेरी मदद चाहिए। कितने बेशर्म हो तुम। जाओ, मुझे फिर से गालियां दो जैसे तुम बाथरूम में दे रहे थे, जबकि मैं तुम्हें एवलिन के आने के बारे में चेतावनी दे रहा था। ये सुनकर योहान की भौहें चिढ़कर सिकुड़ गई। वो जानता था कि सिस्टम ताने मार रहा है, लेकिन फिर भी बहस करने का कोई फायदा नहीं था। इस समय वो सिर्फ उसी पर निर्भर था। अगर मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया है तो मुझे माफ कर दो। मेरा वो सब कहने का मतलब नहीं था। तुम सही थे, गलती मेरी ही थी। मैंने कभी कल्टीवेशन की बेसिक चीजों को समझने की कोशिश ही नहीं की। योहान ने सच्चाई से जवाब दिया। असल में वो अपनी हालत के लिए खुद ही जिम्मेदार था। शुरू से ही उसने चीजों को हल्के में लिया था। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ करता हूं। तुम्हें ये सब शर्मनाक बातें कहने की जरूरत नहीं थी। तुम्हारे मुंह से ये सब अजीब लगता है। तो हम ठीक है? योहान ने पूछा। शायद। आखिर हम दोनों जुड़े हुए हैं। बेहतर है साथ मिलकर काम करें। आपस में लड़कर कुछ हासिल नहीं होगा। तुम काफी समझदार लगते हो। अच्छा हुआ तुमने मुझे माफ कर दिया। गलती मेरी ही थी। तुम तो बस मेरी मदद कर रहे थे। योहान ने कहा, अपने पुराने व्यवहार को याद करते हुए। वो बस अपनी झुंझलाहट निकाल रहा था। इतने सालों से वो पागलों की तरह साधना कर रहा था, बिना बाकी चीजों पर ध्यान दिए। अब उसे एहसास हुआ कि उसने कई महत्वपूर्ण मौके खो दिए। यहां तक कि एवलिन का ऑफर भी ठुकरा दिया, जो उसके लिए फायदेमंद हो सकता था। होस्ट, ज्यादा मत सोचो। हम जुड़े हुए हैं,
इसलिए मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें अपने अतीत पर पछतावा हो रहा है, लेकिन हर चीज का एक कारण होता है। अतीत में अटके रहने का कोई मतलब नहीं। अभी तुम्हें अपने भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। हम इसमें साथ हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अब मुझे अपनी मौजूदा स्थिति पर ध्यान देना होगा, योहान ने कहा। उसने कहा था कि अगर उसकी या एवेलिन की जगह तुम होते तो बात अलग होती। अब समय है उसे दिखाने का कि तुम असल में कौन हो। तुम कहना क्या चाहते हो? योहान ने हैरानी से पूछा। होस्ट, मत भूलो कि तुम डिवाइन फिजिक के धारक हो। वे दोनों प्रतिभाशाली हैं, लेकिन तुम्हारी प्रतिभा की कोई सीमा नहीं है। अब उसे समझ आएगा कि उसने तुम्हें कम आंका था। सिस्टम की बात सुनकर योहान उलझ गया, लेकिन तभी उसे अपने शरीर में कुछ अजीब महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में कोई बड़ा बदलाव हो रहा है और कोई अनजानी ऊर्जा उसमें भर रही है। ये कैसा एहसास है? चौंक कर उसने कड़ाही के अंदर ही अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि उसके सामने का हरा तरल धीरे धीरे फीका पड़ रहा है और पारदर्शी बनता जा रहा है। ये देखकर उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। उसी समय उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर ऊर्जा से भर रहा है, ऐसी ऊर्जा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वो हल्का और शक्तिशाली महसूस कर रहा था। ये एहसास किसी दूसरी दुनिया जैसा था। उसे लगा जैसे उसके शरीर का हर रोम सांस ले रहा हो। अचानक योहान ने पानी से अपना सिर बाहर निकाला और गहरी सांस ली। उसने चारों ओर देखा। उसका चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि जो हरा तरल पहले था अब पूरी तरह पारदर्शी, चमकते पानी जैसा बन चुका था। और ये सब कुछ ही पलों में हो गया। 633 उम्मीदों से परे। अभी क्या हुआ? योहान ने खुद से बुदबुदाया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने इतनी जल्दी उन सारी ऊर्जाओं, एसेंसेस को अवशोषित कर लिया। अरे, तुम क्या कर रहे हो? तुमने अपना सिर कड़ाही से बाहर क्यों निकाला? मैंने कहा था ना, सिर को तरल के अंदर ही रखना। अचानक अल्केमी हॉल में एक आवाज गूंजी। आवाज सुनकर योहान ने सिर उठाया और उस दिशा में देखा। फिर हल्की कड़वी मुस्कान के साथ बोला, आपको खुद आकर देखना चाहिए। मारिया हॉल के कोने में उससे कुछ मीटर दूर खड़ी थी। क्या हुआ? दिख नहीं रहा कि मैं कुछ बहुत जरूरी काम कर रही हूं? मुझे परेशान मत करो, बस अपना सिर वापस उस तरल में डालो और उन ऊर्जाओं को अवशोषित करते रहो। मारिया ने बिना कुछ जाने झुंझलाकर कहा। वो हरा तरल गायब हो गया है, योहान ने शांत स्वर में जवाब दिया। तुमने क्या कहा? मारिया के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। वो अविश्वास से योहान को देखने लगी। अभी कुछ ही मिनट हुए थे जब वो उसे छोड़कर गई थी, और अब वो कह रहा था कि उसने सारी ऊर्जा अवशोषित कर ली। जल्दी जल्दी वो उसके पास आई और कड़ाही के अंदर झांका। यह कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन है। वो सामने का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। उसने अपनी नजर उठाकर योहान की ओर देखा और बोली, तुमने क्या किया? कहीं तुमने प्रक्रिया को स्किप करने के लिए कुछ किया तो नहीं? क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं यहां तुम्हारी मदद के लिए हूं? पहले चरण को पूरा करना बहुत जरूरी है, तभी तुम दूसरा चरण पूरा कर पाओगे। मारिया को लगा कि योहान ने जानबूझकर कुछ किया है, क्योंकि वह जानती थी कि वह जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना चाहता है। योहान ने सिर हिलाकर उसकी शंका को नकार दिया। उसे पता था कि मारिया उसकी बात पर यकीन नहीं कर पा रही है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं कसम खाता हूं। ये मेरी गलती नहीं है कि पानी खुद ब खुद साफ और पारदर्शी हो गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मुझे खुद कुछ समझ नहीं आया। मैं भी उतना ही कंफ्यूज हूं जितना आप है। आप मेरे चेहरे पर देख सकती हैं, अभी भी उलझन साफ दिखाई दे रही है। उसने अपने चेहरे की ओर इशारा करते हुए कहा। यह सुनकर मारिया पूरी तरह हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। कुछ पल बाद उसने गहरी सांस ली और बिना किसी खास भाव के योहान को देखने लगी।
अपना हाथ दो। अगर तुम सच कह रहे हो और तुमने कुछ नहीं किया तो ऊर्जा तुम्हारे शरीर में होनी चाहिए। अगर तुमने धोखा दिया है तो फिर सब भूल जाओ। मैं तुम्हें यहां से बाहर जाने को कह दूंगी। मारिया ने गंभीर स्वर में कहा। ठीक है, ले लीजिए। मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं। मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं हूं कि अपने फायदे के लिए इस प्रक्रिया में धोखा करूं। कम से कम आपको मुझ पर थोड़ा भरोसा तो होना चाहिए, योहान ने कहा और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। मारिया ने कुछ नहीं कहा। उसने उसका हाथ अपने हाथ में लिया, उसे हल्के से थामा और अपनी आंखें बंद कर ली। योहान शांत रहा और इंतजार करता रहा। का डर नहीं था। अंदर ही अंदर वह खुश था कि उसे इतने घंटे इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वह दूसरे चरण में जाने के लिए उत्सुक था। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। उसके चेहरे के भाव देखो। अब वह तुम्हें कम नहीं आकेगी। सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। मुझे अभी उसकी परवाह नहीं है। मैं बस दूसरे चरण को पार करना चाहता हूं और अपनी साधना जारी रखना चाहता हूं, ताकि अर्थ रियल्म तक पहुंच सकूं। योहान ने जवाब दिया। वो आसान नहीं होगा। स्नो जिनसेंग को अवशोषित करना आसान काम नहीं है, यहां तक कि उच्च स्तर के साधकों के लिए भी नहीं। हालात बहुत कठिन होंगे, लेकिन चिंता मत करो, तुम ठीक रहोगे। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम डिवाइन फिजिक के धारक हो, और सबसे बड़ी बात, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम सिर्फ एक जिनसेंग से नहीं मरने वाले। सिस्टम की बात सुनकर योहान ने घबराकर निगल लिया। सिस्टम उसकी बहुत तारीफ कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे उस स्नो जिनसेंग को लेने को लेकर अच्छा नहीं लग रहा था। जब उसने पहली बार मारिया के हाथ में उसे देखा था, तभी से उसका अजीब सा आभा उसे डरा रही थी। तुम सच कह रहे थे। मैं तुम्हारे शरीर के अंदर ऊर्जा महसूस कर सकती हूं, लेकिन यह संभव नहीं है। तुम जैसे व्यक्ति, जिसने अभी तक हेवनली सोल रियल्म भी हासिल नहीं किया, ये कैसे कर सकता है? यहां तक कि अगर कोई उस स्तर पर भी हो, तब भी यह लगभग असंभव होता। अचानक मारिया की आवाज ने उसे उसके विचारों से बाहर निकाला। योहान ने शांत भाव से उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। मुझे नहीं पता मैंने ये कैसे किया। थोड़ा अलग बना हूं। अब क्या हम दूसरे चरण में जा सकते हैं? जैसा कि आप देख सकती है, मेरे पास समय बहुत कम है। उसने गंभीर नजर से मारिया की ओर देखते हुए कहा। मारिया ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। हां, शायद, लेकिन मुझे थोड़ा समय दो। मुझे उस जिनसेंग को तैयार करना होगा। मैं तुम्हें उसे कच्चे रूप में नहीं दे सकती। मुझे उसके प्रभाव को कम करके उसे तरल रूप में बदलना होगा। ये कहकर उसने उसका हाथ छोड़ दिया। उसके चेहरे पर अभी भी वही सख्त भाव थे जो उसने कुछ देर पहले देखा था। आप आराम से अपना समय लीजिए, तब तक मैं साधना करूंगा। मेरा शरीर कुछ अलग महसूस कर रहा है। मेरे अंदर की ऊर्जा बेकाबू सी दौड़ रही है। मुझे लगता है कि ये साधना के लिए सबसे सही स्थिति है। मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता। मेरे लिए हर एक पल कीमती है। उम्मीद है आपको इससे कोई समस्या नहीं होगी। 634 सोन सब स्पेस में वापसी। हाँ, जो करना है करो, लेकिन खुद पर ज्यादा जोर मत डालना। इस बीच मैं स्नो जिनसेंग तैयार करती हूं। इसमें थोड़ा समय लगेगा, और जब यह तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। मारिया ने योहान से कहा, और वहां से जाने ही वाली थी कि योहान ने उसे पुकार लिया। क्या मुझे अभी भी इस कड़ाही में बैठना पड़ेगा? सच कहूं तो मुझे इसके अंदर बैठकर साधना करना आरामदायक नहीं लग रहा, योहान ने सिर खुजाते हुए पूछा। मारिया ने सिर घुमाकर उसकी ओर देखा। नहीं, अब जरूरत नहीं है। उस कड़ाही ने अपना काम पूरा कर लिया है। तुम आराम से कहीं भी बैठ सकते हो। अगर चाहो तो इसी हॉल में साधना कर लो। मैं थोड़ी देर में वापस आती हूं।
मुझे कुछ चीजें लेने जाना है। ये कहकर मारिया जल्दी जल्दी हॉल से बाहर चली गई। वो अभी भी सदमे में है, उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। योहान ने धीमी आवाज में कहा। फिर उसने गहरी सांस ली और आगे बोला, खैर वो ठीक हो जाएगी। उसके स्वभाव के अनुसार उसे बस थोड़ा समय चाहिए अपने विचारों को संभालने के लिए। इतना कहकर वो कड़ाही से बाहर निकला और अपने स्पेशल रिंग से कपड़े और एक तौलिया निकाला। खुद को साफ करने के बाद उसने कपड़े पहन लिए और चारों ओर नजर दौड़ाई ताकि बैठने के लिए सही जगह मिल सके। पूरा हॉल सामान से भरा पड़ा है। खैर, मुझे तो बस थोड़ी सी जगह चाहिए, योहान ने कहा और हॉल के बीच में बैठ गया। फिर उसने अपने स्टेट्स देखने के बारे में सोचा। डिंग, नाम योहान लिन, जाति मानव, साधना स्तर ट्रू स्पिरिट सोल रियल्म का 5वां स्तर, डिवाइन फिजिक, साधना प्रकार ड्यूअल कल्टीवेटर, क्यूई कल्टीवेटर, उपाधि अडोरर, ब्लड लाइन भाभावे, यिन क्यू ई 650 मिलीलीटर, सेलेस्टियल यिन क्यूई 19,500 मिलीलीटर, फेम 300, स्वास्थ्य 3,800, फुर्ती 3,100, ताकत 3,450। एक पारदर्शी विंडो उसके सामने दिखाई दी। उसे देखकर योहान संतुष्ट होकर सिर हिलाने लगा। काना के साथ साधना करना सही फैसला था। उसी की वजह से मेरे पास इतना सेलेस्टियल क्यूई है। अब मुझे पूरी तरह साधना पर ध्यान देना होगा। अगर मैं लेडी मरिया के वापस आने से पहले एक और स्तर हासिल कर लूं, तो ये सोने पर सुहागा होगा। उसने बुदबुदाते हुए आंखें बंद कर ली और ट्रू स्पिरिट सोल रियल्म के 6ठे स्तर को हासिल करने के लिए साधना शुरू कर दी। उसे पता था कि जिनसेंग तैयार होने में अभी कुछ घंटे लगेंगे, इसलिए वह इस समय का पूरा फायदा उठाना चाहता था। जैसे ही उसने आंखें बंद की, डिंग, मैं दोनों तरीकों से साधना करना चाहता हूं। क्या अभी के समय में नॉर्मल क्यूई और सेलेस्टियल यिन क्यूई दोनों को साथ में साधा जा सकता है? मुझे याद है जब मैं सोल सब स्पेस में था, तब मैंने ऐसा किया था और मुझे लगातार ब्रेक थ्रू मिले थे। क्या हम फिर से वैसा कर सकते हैं? योहान ने सिस्टम से पूछा। उसके दिमाग में एक खतरनाक लेकिन शानदार विचार आया था। उस समय हालात अलग थे। सोल सब स्पेस दोनों तरह की साधना के लिए आदर्श जगह है। वहां की क्यूई बहुत शक्तिशाली है, लेकिन यहां की क्यूई कमजोर और अशुद्ध है। अगर तुम यहां नॉर्मल क्यूई की साधना करोगे तो उसका कोई खास फायदा नहीं होगा। धत, मैं दोनों तरीकों से एक साथ साधना करना चाहता था, लेकिन लगता है किस्मत साथ नहीं दे रही। सिस्टम, क्या सोल सब स्पेस तैयार है? अगर सिर्फ 15 मिनट के लिए भी हो तो मैं वहां साधना करना चाहता हूं, योहान ने पूछा। होस्ट, तुम जोखिम जानते हो। वहां साधना करना बहुत खतरनाक है। अगर तुम फिर से किसी दूसरी दुनिया में फेंक दिए गए तो? तुमने देखा नहीं एल्सा के साथ क्या हुआ? वह बुरी तरह घायल हो गई थी और अपनी जान के लिए लड़ रही है। क्या तुमने कभी सोचा कि जब उसने तुम्हें उस आयाम से बाहर धक्का दिया, तब उसके साथ क्या हुआ होगा? तुम अभी उस श्रापित तलवार का सामना करने के लिए बहुत कमजोर हो। तुम भाग्यशाली थे कि पहली बार उससे टकराने पर तुम मरे नहीं। तुम जिंदा हो क्योंकि श्राप तुम पर असर नहीं करता, और वह तलवार इस जगह में कमजोर है। ये बहुत बड़ा जोखिम है। सीधा मौत को बुलाना है। मौत को बुलाना? हां, मुझे ये जोखिम पसंद है। हालात पहले ही बहुत खराब है। चलो करते हैं, योहान ने जवाब दिया। इतना कहते ही उसका शरीर धीरे धीरे उस हॉल से गायब होने लगा। उसे पता था कि अगर वह सिर्फ 15 मिनट भी सोल सब स्पेस में बिता ले तो बाहर की दुनिया में उसे लगभग 6 घंटे का फायदा मिलेगा। वह ये जोखिम उठाना चाहता था। अगले ही पल उसके सामने का दृश्य पूरी तरह बदल गया और वह सोल सब स्पेस के अंदर पहुंच गया।
योहान ने गहरी सांस ली और सामने के परिचित दृश्य को देखकर राहत महसूस की। वह घर के सामने खड़ा था। मैं इस जगह को देखकर कभी नहीं थकता। ये जगह सच में मेरे लिए स्वर्ग जैसी है, उसने कहा। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया और पलक झपकते ही वह घर के पीछे वाली पहाड़ी पर पहुंच गया। मत भूलो, तुम जोखिम ले रहे हो। यहां सावधान रहना और किसी भी हालत में ध्यान मत खोना, वरना तुम फिर किसी दूसरे आयाम में फेंक दिए जाओगे। हाँ, मुझे पता है, मैं सावधान रहूंगा। अब खुद को रोकने का कोई मतलब नहीं है। मैं दोनों तरीकों से साधना करूंगा। यहां की शक्तिशाली क्यूई मेरी बहुत मदद करेगी, योहान ने जवाब दिया। उसने गहरी सांस ली, पहाड़ी के किनारे बैठ गया और आंखें बंद कर ली ताकि ट्रू स्पिरिट सोल रियल्म के छठे स्तर तक पहुंच सके। उसी क्षण डिंग ड्यूअल कल्टिवेशन सिस्टम सक्रिय किया जा रहा है। 635 रिवर शोर सिटी की लड़ाई की शुरुआत। एक लाल गहरे रंग के वस्त्र पहने हुए व्यक्ति आसमान से नीचे उतरता हुआ दिखाई दिया। कुछ ही क्षणों बाद उसने जमीन पर कदम रखा और तुरंत ही शहर के द्वार की रक्षा कर रहे सैनिकों का ध्यान उसकी ओर चला गया। उस बूढ़े आदमी को अपनी ओर आते देख सैनिक डर से कांप उठे। वह किसी ऊंचे दर्जे के कबीले या गुट से संबंधित लग रहा था। सिर्फ उसकी मौजूदगी ही ऐसा आभास दे रही थी कि आसपास का वातावरण ठंडा और भारी हो गया है। उस बूढ़े ने सैनिकों की ओर देखा और उन्हें एक तीखी नजर से घूरा, जो पहले से ही उसके सामने डरे हुए खड़े थे। जाओ, एल्डर लिन को बुलाओ। उन्हें बताओ कि कमांडर क्रूगर उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने आए हैं, उस बूढ़े ने ठंडी और भारी आवाज में कहा। उसकी आवाज सुनते ही वहां मौजूद हर एक सैनिक अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गया। उनके चेहरे गंभीर हो गए और उनकी आत्मा जैसे शरीर छोड़ने को तैयार हो गई, क्योंकि वे जानते थे कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति कौन है। कमांडर क्रूगर। हर सैनिक ने अविश्वास में उसका नाम दोहराया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा व्यक्ति यहां क्या कर रहा है। उत्तरी क्षेत्र में शायद ही कोई होगा जो कमांडर क्रूगर को न जानता हो। वह वहां के सबसे शक्तिशाली कमांडरों में से एक था और डेथ रो नाम की टुकड़ी का नेता था, जिसमें कई प्रतिभाशाली साधक शामिल थे। उसने अकेले ही कई युद्ध जीते थे और उन सभी गुटों को कुचल दिया था जिन्होंने राजा के खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश की थी। राजा लुकास का सबसे भरोसेमंद कमांडर था। बूढ़े ने गहरी सांस ली जब उसने देखा कि सभी सैनिक डर के मारे जमे हुए हैं। उनके शरीर काम करना बंद कर चुके थे, जैसे उनके सामने कोई प्राचीन राक्षस खड़ा हो जो किसी भी समय उन्हें निगल सकता है। अरे कमजोर हरामखोरो, क्या तुमने कमांडर की बात नहीं सुनी? या तुम सब बहरे हो? अचानक एक और व्यक्ति वहां प्रकट हुआ और सैनिकों की ओर घूरते हुए उसकी आंखों में मारने की इच्छा साफ झलक रही थी। तुम उन्हें डरा रहे हो, ड्रैगो। हम यहां लड़ने नहीं आए हैं, हम बस एल्डर लिन से मिलना चाहते हैं। कमांडर क्रूगर ने उस युवा व्यक्ति को सख्त नजर से देखते हुए कहा, जो अभी अभी उसके पास आया था। ड्रैगो, क्या तुम वही कुख्यात जनरल ड्रैगो हो, हेवेंस गेट वाला? एक सैनिक ने कांपती आवाज में कहा और उस युवक की ओर देखा जो क्रूगर के बगल में खड़ा था। वो देखने में 25 साल से ज्यादा का नहीं लग रहा था। उसकी आंखें गहरे भूरे रंग की थीं और उसके लंबे काले बाल कंधों तक आ रहे थे। कमांडर, इन गवारों से बात करने की क्या जरूरत है? हमारी ताकत ही काफी है इस शहर को मिटाने के लिए, और वो बूढ़ा इतना भी खास नहीं है। मेरी नजर में लिन कबीला अब भी कचरा ही है, जनरल ड्रैगो ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। अपने गुस्से को शांत करो ड्रैगो। जैसा मैंने कहा, हम यहां युद्ध के लिए नहीं आए हैं।
हम यहां किसी और काम से आए हैं। साबरीना की तरह व्यवहार मत करो। तुम दोनों ही टीम के ऐसे लोग हो जो हर चीज ताकत से करना चाहते हो। कमांडर क्रूगर ने गंभीर स्वर में कहा। यह सुनकर ड्रैगो ने चिढ़कर जीभ दबाई और सैनिकों को गुस्से से देखा। फिर क्रूगर की ओर मुड़ा। ठीक है कमांडर, लेकिन ये हरामखोर अपनी औकात नहीं जानते। इन्हें पता ही नहीं कि इनके सामने कौन खड़ा है। ड्रैगो ने कहा। कोई बात नहीं, ये सिर्फ डरे हुए लोग हैं। क्रूगर ने शांत स्वर में जवाब दिया और फिर सैनिकों की ओर देखा। जाओ और एल्डर लिन को मेरा संदेश दो कि मैं उनसे मिलने आया हूं, उसने कहा। सैनिकों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ पल बाद उनमें से एक कांपते कदमों के साथ आगे बढ़ा और बोला, माफ कीजिए, हम आपका संदेश एल्डर लिन तक नहीं पहुंचा सकते। इस समय पूरा लिन कबीला बंद है, यहां तक कि हमारे लिए भी। कोई भी व्यक्ति लिन कबीले के पास नहीं जा सकता जब तक वह उनके एलाइट स्क्वाड का सदस्य न हो। और हमें अभी अभी आदेश मिला है कि आज से कोई भी इस शहर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, और न ही लिन कबीला किसी मेहमान या संदेशवाहक को स्वीकार करेगी जब तक आगे के आदेश ना मिले। सैनिक ने घबराते हुए कहा और अपने मुंह में जमा लार को निगल लिया। वह डर के मारे पसीने से तर था और बोलते समय उसकी आवाज कांप रही थी। हरामी, मर जा! अचानक एक मुक्का उसके चेहरे पर पड़ा और वह सैनिक उड़कर शहर के द्वार से जा टकराया। धड़ाम! तेज आवाज गूंज उठी जब उसका शरीर दरवाजे से टकराया। बाकी सभी सैनिक यह देखकर दहशत में आ गए। उन्होंने डर के मारे ड्रैगो की ओर देखा, जिसने अभी अभी अपने ही सामने एक सैनिक को मार डाला था। हिम्मत कैसे हुई इनकी! एक घटिया कबीला कमांडर क्रूगर के आदेश को ठुकराए, जो राजा की सेवा करता है। ये तो बगावत है। जनरल ड्रैगो गुस्से से चिल्लाया। तुमने क्या कर दिया? कमांडर क्रूगर ने ठंडी आवाज में कहा, यह देखकर कि उसने बिना सोच समझे किसी को मार डाला। मैंने सिर्फ उस कीड़े को मारा जिसने आपके आदेश और राजा के अधिकार का अपमान किया। वो मरने लायक था, ड्रैगो ने जवाब दिया। क्रूगर ने मुट्ठी भींच ली और कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसे एक उपस्थिति का एहसास हुआ। उसने तुरंत अपनी नजर शहर के द्वार की ओर घुमाई, जहां सफेद वस्त्र पहने एक महिला खड़ी थी, और वो किसी और चीज की परवाह किए बिना उस मरे हुए सैनिक के शरीर को देख रही थी। ड्रैगो और बाकी सैनिकों ने भी उसकी ओर देखा। लेडी दिया, एक सैनिक ने कांपती आवाज में कहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़कर दिया की ओर गया और बाकी सैनिक भी उसके पीछे पीछे चले गए। सभी ने उसे पहचान लिया। कुछ दिन पहले वही यहां योहान को लेने आई थी। माय लेडी! एक एक करके सभी सैनिक उसके सामने घुटनों पर गिर गए। वे अपने साथी की लाश देखकर रो रहे थे। दिया ने उन सबकी ओर देखा। उसके चेहरे पर एक अलग ही भाव था। इस सैनिक का नाम क्या था? उसने शांत लेकिन भारी आवाज में पूछा। उसके चेहरे के भाव देखकर सभी सैनिकों के दिल में निराशा छा गई। उन्हें वो रात याद आ गई जब उन्होंने उसे शहर का दरवाजा खोलने से रोका था। उस रात भी उसके चेहरे पर यही भाव थे, जब वो हर उस चीज को नष्ट करने के लिए तैयार थी जो उसे योहान से मिलने से रोक रही थी। 636 सीधी धमकी। माय लेडी! उसका नाम कर्टिस था। घुटनों के बल बैठे एक सैनिक ने सिर उठाकर दिया से कहा, मैं सुनिश्चित करूंगी कि उसे न्याय मिले। जिसने भी उसे इतनी बेरहमी से मारा है, उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दिया ने धीमी लेकिन ठंडी आवाज में कहा। उसकी नजर अभी भी कर्टिस की लाश पर टिकी हुई थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके भीतर गुस्सा उफान पर था। दिया की बात सुनकर वहां घुटनों पर बैठे सभी सैनिक चौंक गए। आखिर जिसने कर्टिस को मारा था वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था।
वह शाही सेना का एक जनरल था, एक उच्च स्तर का साधक। अगर उसके साथ कुछ हुआ तो शाही परिवार इसे कभी नजरअंदाज नहीं करेगा। सीधे सीधे युद्ध छिड़ सकता था। इतना शोर शराबा किस बात का है? एक ऐसे इंसान के लिए जो जीने के लायक भी नहीं था। उसने शाही परिवार का अपमान किया और उसके पाप का एक ही प्रायश्चित था, मौत। मैंने उसे जल्दी मौत देकर एहसान ही किया है। एक ठंडी आवाज गूंजी। आवाज सुनकर दिया ने सिर घुमाया। जनरल ड्रैगो कुछ दूरी पर कमांडर क्रूगर के साथ खड़ा उसे देख रहा था। उसकी बात सुनकर दिया के दिल में एक चुभन सी हुई। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और उस आदमी को घूरती रही जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। बस करो ड्रैगो, कमांडर क्रूगर ने बीच में हस्तक्षेप किया। उसे समझ आ गया था कि बात अब उसके नियंत्रण से बाहर जा रही है। ड्रैगो उन लोगों में से था जो साधारण लोगों को इंसान तक नहीं समझते थे। वो हेवंस गेट से था, जहां सिर्फ साधकों की ही कद्र होती थी। लेकिन एल्डर, ड्रैगो कुछ कहने ही वाला था, लेकिन क्रूगर की सख्त नजर देखकर चुप हो गया। तुम बहुत कर चुके हो, क्रूगर ने कहा, और फिर कुछ कदम आगे बढ़कर दिया की ओर देखा। तुम लेडी दिया हो, है ना? मैंने अभी सैनिकों से तुम्हारा नाम सुना। मेरा नाम क्रूगर है और मैं राजा लुकास की सेवा करता हूं। कर्टिस की गलती क्या थी? दिया ने उसकी बात बीच में ही काट दी। वो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा था। उसे मरना क्यों पड़ा? उसने गुस्से से ड्रैगो की ओर देखते हुए कहा। क्रूगर यह सुनकर हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई इस तरह उसकी बात काट देगा, वह भी यह जानने के बाद कि वह राजा का प्रतिनिधि है। उधर ड्रैगो के चेहरे का भाव भी बिगड़ गया। दिया की नजर में जो घृणा थी उसने उसे भड़का दिया। तो क्या हुआ अगर मैंने उसे मार दिया? जिन लोगों के पास ताकत नहीं होती वे कीड़ों से भी बदतर होते हैं। मुझे उनसे सबसे ज्यादा नफरत है। वे मेरे समय के लायक नहीं है। ड्रैगो ने हंसते हुए कहा और फिर सैनिकों की ओर देखते हुए थूक दिया। देखो इन्हें, एक कीड़े की मौत पर ऐसे रो रहे हैं जैसे कोई बड़ी चीज हो। कमांडर क्रूगर ने गहरी सांस ली। उसे अब एहसास हो रहा था कि ड्रैगो को साथ लाना उसकी गलती थी। ड्रैगो के अंदर बदले की आग थी, खासकर जब उसे पता चला कि एक बच्चे ने किसी चाल से साब्रीना को लगभग मार ही दिया था। मैं मानता हूं कि ड्रैगो ने गलत किया, लेकिन वह सैनिक भी सीमा पार कर गया था। उसे पता था कि हम कौन हैं, फिर भी उसने हमारे अनुरोध को ठुकराया। क्रूगर ने आखिरकार कहा और दिया की ओर देखा। यह सुनकर दिया ने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींच लीं कि उनमें से खून टपकने लगा। उसने दोनों को घूरा। तुम पागल हो क्या? तुम मेरे घर में आए और एक ऐसे सैनिक को मार दिया जो सिर्फ अपना काम कर रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी ऐसे इंसान को मारने की जो तुम्हारे स्तर का भी नहीं था? क्या तुम्हें जरा भी पछतावा नहीं है? दिया ने गुस्से से कहा। यह सुनकर दोनों के चेहरे सख्त हो गए। तुम हमारी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? लगता है तुम्हें जीना नहीं है। मैंने अपना फैसला बदल लिया है। अब मैं इस पूरे कबीले को मिटा दूंगा, ड्रैगो ने चीखते हुए कहा और दिया की ओर बढ़ा। ऐसा करने से पहले तुम्हारी ही जान चली जाएगी, कमजोर दिखने वाले हरामी, दिया ने भौहें चढ़ाते हुए जवाब दिया। अगले ही पल आसपास का माहौल ठंडा और डरावना हो गया। हर व्यक्ति को हड्डियां जमा देने वाली ठंड महसूस होने लगी। क्रूगर, जो अब तक किनारे खड़ा देख रहा था, इस बदलाव से थोड़ा असहज हो गया। उसने दिया को ध्यान से देखा। उधर ड्रैगो का चेहरा भी उतर गया। दिया से निकल रही भयानक आभा ने उसे भी झकझोर दिया। तू मर जाएगी, मुझे कमजोर कहने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? आज तूने सारी हदें पार कर दी है। मैं तुझे मारने के बाद इस पूरे शहर और लिन कबीले को खत्म कर दूंगा। ड्रैगो गरजा। इतना आगे सोचने की जरूरत नहीं है। तुम उतना लंबा जिंदा ही नहीं रहने वाले, दिया ने ठंडी आवाज में कहा। अगले ही पल वह पलक झपकते ही ड्रैगो के सामने पहुंची
और उसके पेट में जोरदार मुक्का मारा। ड्रैगो की आंखें बाहर निकल आई। उसे ऐसा दर्द महसूस हुआ जैसा उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं झेला था। वो समझ भी नहीं पाया कि क्या हुआ। उठना उसके चेहरे पर पड़ा और उसका शरीर उड़ते हुए सैकड़ों मीटर दूर जा गिरा। तुम? क्रूगर ने हैरानी से दिया की ओर देखा, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने लगा, उसे अपनी गर्दन पर किसी तेज चीज का एहसास हुआ। एक कदम भी आगे बढ़े तो तुम्हारा सिर हवा में उड़ता हुआ दिखाई देगा। ये कोई चेतावनी नहीं है, ये तुम्हारे लिए सीधी धमकी है, कमांडर क्रूगर। एक ठंडी लेकिन जानी पहचानी आवाज उसके कानों में गूंजी। उस आवाज को सुनते ही क्रूगर का चेहरा बदल गया। उसका दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। लेडी आना, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। 637। अपनी आखिरी सांस तक मेरा चेहरा मत भूलना। लेडी आना, ये सब क्या है? कमांडर क्रूगर ने गर्दन हल्की घुमाकर आना की ओर देखा। उसके चेहरे पर गहरा भाव था, क्योंकि आना की तलवार उसकी गर्दन पर टिकी हुई थी। मैं बस ऑर्डर्स फॉलो कर रही हूं, लेकिन आपने यहां काफी गड़बड़ कर दी, कमांडर क्रूगर। मैंने नहीं सोचा था कि आप अपने मालिक की इच्छा पूरी करने के लिए इतना नीचे गिर जाएंगे, आना ने ठंडी आवाज में कहा। तुम क्या कहना चाहती हो? ऑर्डर्स? क्रूगर कुछ सोचते हुए बुदबुदाया। फिर अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए। क्या यह लेडी एवेलिन का आदेश है? क्या उन्होंने तुम्हें हमारे खिलाफ भेजा है? उसने हैरानी से पूछा। आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ओल्ड मैन। ये लिन क्लैन मेरे मास्टर के प्रोटेक्शन में है। मेरे मास्टर ने साफ कहा है, जो भी लिन क्लैन पर हमला करेगा उसे मार दिया जाएगा। और मुझ पर भरोसा रखिए, मुझे इसमें बिल्कुल भी हिचक नहीं होगी, चाहे वो रॉयल आर्मी हो या खुद किंग, आना ने ठंडे और गंभीर लहजे में कहा। उसकी आंखों में साफ किलिंग इंटेंट दिख रहा था। मैं यहां लड़ाई या हमला करने नहीं आया हूं, मेरा वो इरादा नहीं था। मैं किसी और वजह से आया हूं, माय लेडी। आप तलवार हटा सकती है। मैं वादा करता हूं कि मैं लेडी एवेलिन के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करूंगा, क्रूगर ने शांत स्वर में कहा। तो फिर ये लाश क्या है जो गेट के पास पड़ी है? उस पागल कुत्ते ने बिना सोचे समझे उसे मार दिया, और आप कह रहे हैं कि आप ट्रबल करने नहीं आए। ये सब बकवास है, आना ने गुस्से में कहा। यह मेरे जनरल की गलती थी, मैं उसे उसकी गलती की सजा दूंगा। क्रूगर ने समझाने की कोशिश की, लेकिन आना हल्के से मुस्कुराई, एक अलग ही अंदाज में। अब बहुत देर हो चुकी है, कमांडर क्रूगर। आप उसे सजा नहीं देंगे, क्योंकि जनरल ड्रैगो मरने वाला है। चाहे दया उसे मारे या मैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। उसकी मौत तय हो चुकी है, उसी पल जब उसने पागल कुत्ते की तरह बिहेव करना शुरू किया। फैसला सिंपल है, आंख के बदले आंख और जान के बदले जान। उसने मेरी मौजूदगी में एक सोल्जर को मारा और दया की बेइज्जती भी की। वो यहां से जिंदा नहीं जाएगा, आना ने गंभीर आवाज में कहा। उसकी आंखों में पागलपन और दृढ़ निश्चय साफ दिख रहा था। क्रूगर का चेहरा सख्त हो गया। वो समझ गया कि आना मजाक नहीं कर रही। वो रॉयल फैमिली का जनरल है और हेवेंस गेट से भी जुड़ा है। अगर उसके साथ कुछ हुआ तो पूरा हेवेंस गेट लिन क्लैन पर हमला कर देगा। कोई गलती मत करना लेडी आना। मैं तुम्हें जानता हूं और तुम्हारी वजह भी समझता हूं, लेकिन हमें नहीं पता था कि लिन क्लैन लेडी एवेलिन के प्रोटेक्शन में है, क्रूगर ने गंभीरता से कहा। तो क्या हुआ अगर वो हेवेंस गेट से है? मुझे उनकी परवाह नहीं है। अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो मैं योहान का सामना कैसे करूंगी? जिस पल उसने दया की बेइज्जती की, उसी पल उसने अपनी मौत लिख दी, आना ने गुस्से में कहा। और अगले ही पल उसने पूरी ताकत से अपनी तलवार क्रूगर की ओर घुमा दी। क्रूगर बिजली जैसी गति से पीछे हट गया और उस वार से बच गया। उसने गुस्से भरी नजरों से आना को देखा,
तुम गलती कर रही हो, लेडी आना, क्रूगर ने कहा और अपनी स्पेशल रिंग से तलवार निकाल ली। मैं काना नहीं वो, कमांडर क्रूगर। वो दयालु है, लेकिन 100 पॉइजन वैली में तुम्हें जिंदा छोड़ना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसे एल्डर लियोन के साथ मिलकर तुम्हें वही खत्म कर देना चाहिए था। तुम योहान के लिए खतरा हो और मैं इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। आना ने तलवार कसकर पकड़ते हुए कहा, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, लेडी आना। मैं जानता हूं तुम स्ट्रांग हो, लेकिन मुझे कम मत समझो, वरना पछताना पड़ेगा। क्रूगर ने तलवार उसकी ओर तानते हुए कहा। आना ने गहरी सांस ली और उसे घूरने लगी। मैं पहले वाली आना नहीं हो। पहले तुम अपनी ताकत से मुझे दबा सकते थे, लेकिन अब तुम मेरे सामने कीड़ों से ज्यादा कुछ नहीं हो। मैं तुम्हें जब चाहूं खत्म कर सकती हूं। अब अपनी जान बचाने की सोचो, क्योंकि आज की रात तुम कभी नहीं भूलोगे। यह कहकर आना उसकी ओर झपटी। क्रूगर भी पूरी ताकत से उसकी ओर बढ़ा। क्लैंग, दोनों की तलवारें टकराई और उस टक्कर से एक भयानक शॉकवेव निकली। मैं खड़े सैनिक जमीन पर गिर पड़े। यहां तक कि शहर के अंदर भी लोग इस डरावनी आभा को महसूस करके घबरा गए। उधर कुछ दूरी पर दिया जनरल ड्रैगो के सामने खड़ी थी। ड्रैगो की हालत खराब थी। उसके शरीर पर चोटें थीं, सांसें तेज चल रही थी और वह मुश्किल से खड़ा था। उसकी नाक टूट चुकी थी और दांत बिखर चुके थे। तुम आखिर हो कौन? तुम जैसी किसी के पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है? ड्रैगो ने गुस्से और हैरानी से दिया की ओर देखते हुए कहा, तुम पेजेंट्स को कीड़े समझते हो, है ना? लेकिन अब से जब भी तुम किसी आम इंसान को देखोगे, तुम्हें मेरा चेहरा याद आएगा। सोच रही हूं उस शर्म के साथ तुम कैसे जियोगे कि एक पेजेंट ने तुम्हें इस हालत में पहुंचा दिया। दिया ने शांत स्वर में कहा। तू, ड्रैगो कुछ बोलने ही वाला था। मेरा चेहरा याद रखना और इस रात को अपनी आखिरी सांस तक मत भूलना। दिया अचानक उसके सामने आ गई। उसने ड्रैगो का चेहरा पकड़ लिया और अगले ही पल उसके सिर को पीछे की पहाड़ी पर जोर से दे मारा। 638। दिस इज माई फैमिली टू। ये कैसे मुमकिन है? उसने कुछ ही मिनटों में उन एसेंसेस को अब्सॉर्ब कर लिया, जैसे ये उसके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं हो। वो आखिर है क्या? इतनी ऊंची कल्टिवेशन होने के बावजूद लेडी एवेलिन भी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन उसने कर दिखाया। मरिया ने हैरानी से कहा, पीछे मुड़कर एल्केमी हॉल की ओर देखते हुए, जहां से वो अभी अभी निकली थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जो कुछ उसने अंदर देखा था वो उसकी समझ से बाहर था। इसीलिए वो खुद को शांत करने के लिए बाहर आई थी, लेकिन जितनी कोशिश करती उसका दिमाग उतना ही उलझता जा रहा था। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं अपना दिमाग खो रही हूं। ये मैं नहीं हूं। मरिया ने झुंझलाते हुए कहा और गहरी सांस ली। मुझे लेडी एवेलिन को सब बताना होगा। अभी सिर्फ वही मुझे समझ सकती है। उसने धीरे से कहा और एवेलिन को ढूंढने के लिए चल पड़ी। उसे ये नहीं पता था कि एवेलिन और काना पहले ही मैंशन छोड़कर जा चुकी है। उसी समय नॉर्दर्न रीजन के एक हिस्से में दो परछाइयां तेजी से एक दूसरे से लड़ रही थी। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। उनकी तलवारें बार बार टकरा रही थी और हर टक्कर के साथ आसपास का माहौल कांप रहा था। उनकी आंखों में साफ किलिंग इंटेंट था। ये आखिर हो क्या रहा है? सब कुछ अचानक ऐसा कैसे हो गया? और लेडी आना यहां क्या कर रही है? वो तो अचानक भूत की तरह सामने आ गई। एक सैनिक ने घबराकर कहा, उन दोनों को देखते हुए। वो दोनों थे आना और कमांडर क्रूगर। मुझे तो इतना पता है कि लेडी आना हमारी तरफ से लड़ रही है। उन्होंने क्रूगर को दिया और ड्रैगो की लड़ाई में दखल देने से रोक दिया था। जिस तरह उन्होंने उसकी गर्दन पर तलवार रखी थी, वो सच में सीरियस थी। दूसरे सैनिक ने कांपती आवाज में जवाब दिया। सभी सैनिक आपस में बात कर ही रहे थे
कि अचानक उन्हें पीछे से आवाज सुनाई दी। सिटी गेट, ये खुल रहा है, एक सैनिक ने कहा। सबने पीछे मुड़कर देखा। लोहे का विशाल गेट धीरे धीरे अंदर से खुल रहा था। ये देखकर सभी सैनिकों ने राहत की सांस ली। कोई भी उस भयानक लड़ाई के बीच फंसना नहीं चाहता था। आना का रूप देखकर सभी समझ चुके थे, अगर वो इस लड़ाई में फंसे तो उनकी मौत तय है। कुछ ही पलों में गेट पूरी तरह खुल गया। अंदर से कुछ लोग बाहर आए। सबसे आगे थे एल्डर लिन और लेडी नताशा। दोनों पूरी तरह आर्म्ड थे। नताशा को हर कोई पहचानता था। वह पहले अर्जुन के अंडर सोल्जर थी और अब योहान की साथी बन चुकी थी। एल्डर लिन और नताशा ने सामने खड़े डरे हुए सैनिकों को देखा और जमीन पर पड़ी लाश भी नोटिस की। उस बॉडी को उठाओ और अंदर ले जाओ, ये जगह अब सुरक्षित नहीं है, एल्डर लिन ने सख्त आवाज में कहा। फिर उनकी नजर उस दिशा में गई जहां आना और क्रूगर तेजी से लड़ रहे थे। नताशा के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। वह देखकर हैरान रह गई कि वो बूढ़ा आदमी आना के साथ बराबरी से लड़ रहा था। ग्रैंपा, वो आदमी कौन है? उसने बिना नजर हटाए पूछा। कमांडर क्रूगर, एल्डर लिन ने गंभीर आवाज में जवाब दिया। ये नाम सुनते ही नताशा का चेहरा बदल गया। वो जानती थी कि क्रूगर कितना खतरनाक है। अब समझ आया, लेडी दिया इतनी जल्दी कल्टीवेशन हॉल से क्यों चली गई थी। उन्हें जरूर कुछ महसूस हो गया होगा, नताशा ने धीमी आवाज में कहा। एल्डर लिन ने गहरी सांस ली। उसने सही किया कि तुम्हें कुछ नहीं बताया। वो नहीं चाहती थी कि तुम इस मुसीबत में फंसो, लेकिन फिर भी तुम यहां हो, उन्होंने आंखें संकरी करते हुए कहा। नताशा ने उनकी ओर देखा। ये मेरा परिवार भी है, मैं कैसे चुप बैठ सकती हूं जब वो अपने परिवार के लिए लड़ रही है, उसने दृढ़ आवाज में कहा। फिर उसने एक दिशा में देखा। एल्डर लिन ने भी उसकी नजर का पीछा किया। लगता है उसने अपना काम लगभग पूरा कर लिया है, एल्डर लिन ने शांत चेहरे के साथ कहा। उन्हें पता था दिया ने जनरल ड्रैगो को ऐसी हालत में पहुंचा दिया है कि वो जल्दी रिकवर नहीं कर पाएगा, लेकिन इसके साथ ही उन्हें एक बात साफ समझ आ गई थी, अब युद्ध होना तय है। जल्द ही पूरी सेना उनके दरवाजे पर होगी। हाँ, नताशा ने सिर हिलाया। फिर उसने एल्डर लिन की ओर देखा। ग्रैंपा, मैं उसके पास जा रही हूं। सिस्टर दिया को मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उसे खुद को खोने नहीं दूंगी। आप मुझ पर भरोसा रखिए, नताशा ने गंभीर स्वर में कहा और अगले ही पल गायब हो गई। एल्डर लिन ने गहरी सांस ली। सब बहुत तेजी से बदल रहे हैं, पहले दिया और अब नताशा। पता नहीं ये अच्छा है या बुरा, उन्होंने मन ही मन सोचा। फिर उनकी नजर वापस आना और क्रूगर की ओर गई, जो अब भी आमने सामने खड़े थे, अगले वार के लिए तैयार। 639 एंशिएंट सिंबल्स। अभी मौका है तो मुझे मार दो। अगर आज मुझे जिंदा छोड़ दिया तो बाद में पछताओगे। मैं कसम खाता हूं, तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगा। तुमसे जुड़े हर इंसान को मार डालूंगा। नहीं, मैं पूरे शहर को जला दूंगा और लिन क्लैन को मिटा दूंगा। जनरल ड्रागो जोर से चिल्लाया, दिया की तरफ देखते हुए, जो उसे पूरी तरह तोड़ने के बाद वहां से जा रही थी। कुछ ही देर पहले उसने उसे पहाड़ी पर पटक दिया था और उसके ज्यादातर हड्डियां तोड़ दी थी। उसकी बातें सुनते ही दिया रुक गई। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। ड्रागो घुटनों पर था, उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। दिया ने गहरी सांस ली, मुट्ठी भींची और धीरे धीरे उसकी तरफ चलने लगी। कुछ ही पलों में वह उसके सामने खड़ी थी, चेहरे पर कोई भाव नहीं। मैं कसम खाता हूं, मैं सबको मार दूंगा, सबसे पहले उस हरामी योहान को, ड्रागो ने सिर उठाकर कहा। उसके चेहरे पर दर्द के बीच एक पागल मुस्कान थी। योहान को मारोगे? दिया ने धीमी आवाज में कहा, लंबे समय बाद बोलते हुए,
और सीधे उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में ऐसी ठंडक थी कि ड्रागो को एक पल के लिए डर महसूस हुआ। मैंने तुम्हें पहले छोड़ दिया था, लेकिन तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी, उसका नाम लेकर। तुम्हें अपने गंदे मुंह से योहान का नाम नहीं लेना चाहिए था। तुम कहते हो कि तुम उसे मारोगे, लेकिन इस रात के बाद तुम किसी को नहीं मार पाओगे, दिया ने शांत लेकिन खतरनाक आवाज में कहा। अगले ही पल उसने ड्रागो के दोनों हाथ पकड़ लिए, अपना पैर उसकी छाती पर रख दिया और पूरी ताकत से उसके हाथ अपनी ओर खींचने लगी। मेरे हाथ! एक दिल दहला देने वाली चीख पूरे इलाके में गूंज उठी। कई किलोमीटर दूर तक सबने वो आवाज सुनी, यहां तक कि आना और कमांडर क्रूगर भी रुक गए। दोनों ने एक ही दिशा में देखा। ड्रागो, क्रूगर ने धीमे से कहा। उसका चेहरा सख्त हो गया। वह उस दर्द भरी आवाज को पहचान गया था। वह तुरंत उसकी ओर बढ़ने ही वाला था, लेकिन आना ने उसे रोक लिया। तुम कहीं नहीं जाओगे। उसे बचाने के बारे में भूल जाओ। जिस तरह वो चिल्ला रहा है, उससे साफ है कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, और अभी हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई। ये तो बस शुरुआत है। आना ने तलवार उसकी ओर तानते हुए कहा। क्रूगर ने गहरी सांस ली। मैंने कभी बैटलफील्ड नहीं छोड़ा, लेकिन आज मुझे ये करना पड़ेगा। मैं उसे यहां मरने नहीं दे सकता। मेरे स्क्वाड का हर सोल्जर मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन याद रखना, हमारी लड़ाई यही खत्म नहीं हुई। युद्ध अब तय है। ना कहकर वह बिजली की रफ्तार से ड्रैगो की दिशा में बढ़ गया। कमबख्त बूढ़े, पीठ दिखाकर भाग रहे हो। आना ने दांत भींचे और उसके पीछे दौड़ी। उसी समय एल्डर लिन भी होश में आए और उनके पीछे चल पड़े। उधर दिया के सामने जनरल ड्रैगो घुटनों पर था, लेकिन अब उसके दोनों हाथ नहीं थे। वह खून से लथपथ था, दांत भींचे, रोने से खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। दिया के हाथों में उसके दोनों कटे हुए हाथ थे। देखो खुद को, बिना हाथों के कितने बेकार लग रहे हो। सोच रही हो, इस दुनिया में अब तुम कैसे जियोगे? एक कल्टिवेटर, एक जनरल, बिना हाथों के, कितना मजाक लगता है ना? दिया ने धीमे से कहा। मैं तुझे मार दूंगा, ड्रैगो ने कांपती आवाज में कहा। सांसें टूट रही थी। गुड लक। अब तुम लायक भी नहीं रहे कि मैं तुम्हें देखूं, दिया ने कहा, और उसे जोर से लात मारकर दूर फेंक दिया। फिर उसने अपने हाथों में पकड़े हुए कटे हुए हाथों को देखा। घिन आती है, उसने धीरे से कहा, और वो हाथ उसी दिशा में फेंक दिए जहां ड्रैगो पड़ा था। बिग सिस्टर, अचानक एक आवाज आई। दिया ने तुरंत पीछे देखा। नताशा, धीमे से कहा। नताशा उसके पीछे खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर और हैरानी साफ थी। मैंने तुम्हें क्लैन के अंदर रहने को कहा था, तुम यहां क्या कर रही हो? दिया ने ठंडी आवाज में कहा और उसकी ओर बढ़ी, लेकिन नताशा एक कदम पीछे हट गई, जैसे वो उससे डर रही हो। तुम्हारा शरीर, नताशा बुदबुदाई। क्या हुआ मेरे शरीर को? दिया ने हैरानी से पूछा, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसके चेहरे के भाव बदल गए। ये क्या? उसने अपने हाथों की ओर देखा। उसकी त्वचा पर अजीब एंशिएंट सिंबल्स उभर रहे थे, और हर गुजरते पल के साथ वो सिंबल्स उसके पूरे शरीर पर फैल रहे थे। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वह घबरा गई। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी, जहां ड्रैगो की तलवार पड़ी थी। उस तलवार में उसे अपना रिफ्लेक्शन दिखा, और वह जम गई। उसका पूरा चेहरा उन रहस्यमयी चिन्हों से ढका हुआ था। वो खुद को पहचान भी नहीं पा रही थी, जैसे कोई और ही इंसान उसे वापस देख रहा हो। 640 बैड लक ऑफ लिन क्लैन। ये क्या है? मेरे साथ क्या हो रहा है?
दिया ने अपने चेहरे को छुआ और तलवार में अपना रिफ्लेक्शन देखने लगी। उसका दिल जैसे रुक सा गया। उसका पूरा शरीर उन अजीब एंशिएंट सिंबल से ढका हुआ था, जैसे किसी ने पूरे बदन पर रहस्यमयी टैटू बना दिए हो। नताशा वही खड़ी रह गई, जैसे जड़ हो गई हो। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन कुछ ही पल बाद उसे एल्डर लिन की बात याद आई। मैं उसे संभालूंगी, चाहे कुछ भी हो। मुझे उसे संभालना है। वह बुदबुदाई और जल्दी से दिया के पास पहुंची। चलो, क्लैन वापस चलते हैं। सब कंट्रोल में है। लेडी आना और ग्रैंडपा लिन सब संभाल लेंगे, नताशा ने कांपती आवाज में कहा और उसे शांत करने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखने लगी। लेकिन बीच में ही रुक गई। दिया ने सिर उठाकर सीधे उसकी आंखों में देखा। ये क्या है? मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं क्या बन गई हूं? दिया ने खाली नजरों से कहा, कृपया मेरे साथ चलो। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। वो कमीना ड्रैगो जरूर कुछ करके गया है। हम पता करेंगे उसने क्या चाल चली। नताशा ने उसे समझाने की कोशिश की। उसे खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस किसी तरह दिया को वापस ले जाना चाहती थी। क्या बकवास कर रही हो तुम? ड्रैगो घमंडी हो सकता है, लेकिन वो ऐसा इंसान नहीं है जो लड़ाई में गंदी चाल चले। एसगेट से है, एक गर्वित योद्धा। वो कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा जिससे उसका नाम बदनाम हो। अचानक एक गुस्से भरी आवाज गूंजी। दोनों ने मुड़कर देखा। कमांडर क्रूगर कुछ दूरी पर खड़ा था और उसके पास जमीन पर जनरल ड्रैगो बेहोश पड़ा था। गर्वित योद्धा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या बूढ़े? उसने गेट पर एक निर्दोष सोल्जर को मार दिया और अभी कुछ देर पहले वो कह रहा था कि वो सिस्टर दिया से जुड़े हर इंसान को मार देगा। उस हरामी ने जरूर कुछ गड़बड़ की है। नताशा गुस्से में बोली और दिया को अपने पीछे कर लिया। अब उसे छुपाने का कोई फायदा नहीं। जिस औरत को तुम बचाने की कोशिश कर रही हो वो कर्सिड है और बेहद खतरनाक भी। देखो उसने ड्रैगो के साथ क्या किया। इतनी कम कल्टीवेशन होने के बावजूद उसने उसे आसानी से हरा दिया। क्रूगर ने गंभीर आवाज में कहा, तुम अपना पागलपन छुपाने के लिए बकवास कर रहे हो। अगर तुमने लेडी दिया के बारे में एक शब्द और कहा तो मैं। नताशा ने दांत भींचे और अपनी तलवार निकाल ली। तो क्या करोगी? तुम्हारे पीछे खड़ी औरत एक मॉन्स्टर है। उसे आजाद घूमने का कोई हक नहीं। और ये तय करने वाले तुम कौन होते हो? अचानक एक आकृति क्रूगर के सामने आ गई। लेडी आना, नताशा ने राहत की सांस लेते हुए कहा। यहां मैं संभाल लूंगी, आना ने पीछे देखे बिना कहा। फिर उसकी नजर दिया पर गई, जो अब भी शौक में खड़ी थी, उन सिंबल से ढकी हुई। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैं समझ गई माय लेडी, नताशा ने कहा और दिया के कंधे पर हाथ रखा। मैं मॉन्स्टर हूं, मैं कर्स्ड हूं। दिया धीरे से बुदबुदाई। उसकी बात सुनकर आना और नताशा दोनों चौंक गई। नहीं, तुम मॉन्स्टर नहीं हो, तुम मेरी बेटी हो और योहान की पार्टनर भी। चलो मेरे साथ। अचानक एल्डर लिन उनके पास प्रकट हुए और शांत आवाज में बोले, ग्रैंडपा लिन। दिया ने उनकी ओर देखा। तुम्हें कुछ बातें जाननी है, अब मेरे साथ चलो, उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। दिया कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से सिर हिला दिया। उसने एक बार आना की ओर देखा। जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूं, पहले इस कमीने से निपट लो, आना ने आंख मारते हुए कहा। उसके इशारे पर एल्डर लिन और नताशा दिया को लेकर वहां से चले गए। कुछ ही पलों में तीनों गायब हो गए। तुमने बहुत बड़ी गलती की है उसे जाने देकर। वो औरत इस पूरे किंगडम के लिए खतरा है। तुम्हें मेरे साथ मिलकर उसे खत्म करना चाहिए था। ये तुम्हारा कर्तव्य है। क्रूगर ने आना से कहा। हरी सांस ली और उसे घूर कर देखा। और तुम होते कौन हो?
मुझे मेरा काम सिखाने वाले, उसने ठंडी आवाज में पूछा। मत भूलो, तुम लेडी एवेलिन की डिसाइपल हो। एवेलिन एक वॉरलॉर्ड है और उसने इस किंगडम को डार्क फोर्सेस से बचाने की कसम खाई है। अगर मेरा अंदाजा सही है तो लिन क्लैन का वारिस भी कर्स्ड है, और वो भी उसी की तरह मॉन्स्टर है। क्रूगर ने गंभीर स्वर में कहा। तुम सच में पागल हो चुके हो क्रूगर। मैंने सोचा था तुम समझदार हो, लेकिन तुम भी बाकी रॉयल्स जैसे ही निकले। आना ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें दो रास्ते देती हूं, या तो उस अधमरे को उठाओ और यहां से चले जाओ, या फिर यहीं मर जाओ। उसने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा। उसकी आंखों में साफ किलिंग इंटेंट था। क्रूगर कुछ पल चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली। मैं उसे लेकर जा रहा हूं, अभी वो जिंदा है, शायद बच जाए, उसने कहा और ड्रैगो को उठाकर अपनी बाहों में ले लिया। फिर उसने आना की ओर देखा। तुम नहीं जानती आज तुमने क्या किया है, तुम्हें इसका पछतावा होगा। इतना कहकर वह ड्रैगो को लेकर वहां से गायब हो गया। छी, ये बूढ़ा भी ना, आना ने धीरे से कहा और जमीन पर पड़े कटे हुए हाथों को देखा। सब खुद को बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन दिया ने भी हद कर दी। सीधे दोनों हाथ ही खाड़ दिए, वो भी रॉयल फैमिली का जनरल, और ऊपर से हेवेंस गेट से जुड़ा हुआ। लगता है लिन क्लैन की किस्मत ही खराब है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। फिर उसने उन कटे हुए हाथों की ओर देखा। हो, ये तो अपने हाथ भी नहीं ले गया। अगर आप अगला भाग चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और रोजाना अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।